अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, एक तरफ गज़ा में 22 लाख मुसलमान फंसे हुए हैं और दूसरी तरफ आज हम देख रहे हैं मुबश्शिर साहब के लोग आज दुआ करते रहे कि अहमदाबाद में फंसे 11 मुसलमानों की गैबी मदद फरमा। सर, आप क्या कहेंगे, क्या कमेंट करेंगे आप इस पर? देखें, पहली बात हम पहले गाजा की बात कर लें और अल्लाह ताला वाकई उनके ऊपर करम करे और रहम करे। और ये जो 11 लोग फंसे हुए, ये तो किसी करम के मुतलाशी नहीं है, ये तो अल्लाह रहम करे। बस बात यह है कि फ़लस्तीन की जो जंग है उसका तो जुल्म जो है अब वो हर घंटे के बाद बहुत बढ़ रहा है। और अब जो लेटेस्ट सिचुएशन है वहाँ पे उनके अस्पतालों में अमवात हो गई हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिजली कई दिन से बंद थी, जनरेटर्स चल रहे थे और जनरेटर्स का तेल ख़त्म हो गया वहाँ पे। तो वो जो वेंटिलेटर पे लोग थे सारे, वो बेचारे उसी तरह मरना शुरू हो गए। तो आई मीन उसके मुतल्लिक आदमी क्या कहे। और हम तो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और हाथ उठा सकते हैं दुआ के लिए। तो हर मुसलमान जो है वो सरनिगूं है इस वक़्त। नहीं होश है तो शायद मुसलमान हुक्मरानों को नहीं है, और उनकी अभी तक जो बातें हैं वो सिर्फ़ बातें हैं और अमली कोई नहीं बात हो रही। लेकिन जहाँ पे आप अहमदाबाद की बात करें तो मुझे बड़ी उम्मीद थी एक्चुअली टूर्नामेंट शुरू होने से पहले। मैंने कहा यार, अच्छा, मैं एक होता है ना रेगुलर जो फ़ॉलो करते हैं स्पोर्ट को, मैं उस तरह तो नहीं, लेकिन एज़ अ पाकिस्तानी मैंने कहा नहीं, इस बारी तो हम सेमीफ़ाइनल फाइनल में पहुँचेंगे, हम इतनी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई नहीं। तो चलो अच्छा है, एशियन गेम्स का डिबैकल पहले हो गया तो अब ये ज़रा सीरियस खेलेंगे। लेकिन मुझे सारे जो स्पोर्ट्स कमेंटेटर्स थे वो बता रहे थे, मुझे एक्चुअली बता रहे थे कि टीम का अच्छा, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर सारों को पता था तो ये क्रिकेट बोर्ड को क्यों नहीं पता था, इंज़मामुल हक को क्यों नहीं पता था। तो फिर मुझे पता चला कि इसमें एक क्लब बना हुआ है, बहुत बड़ा क्लब एक बना हुआ है जिसकी सरबराही जो है वो बाबर आज़म करते हैं। उसमें इमामुल हक भी हैं, उसमें शादाब भी हैं, और ये इन्होंने डिफेंस में एक घर भी लिया हुआ है लाहौर में, वहाँ पे सारों की अय्याशियाँ वगैरह भी होती हैं। और क्या कहते हैं कि इंज़माम तो कर रहे हैं, नेपोटिज़्म कर ही रहे हैं बहरहाल। और अच्छे प्लेयर्स जो हैं, चाहे वो इमाद वसीम हो, चाहे और लोग हों, उन लोगों को लेके नहीं जाते। आप देखें, इवन अहमद शफीक जो है वो एज़ अ रिप्लेसमेंट गया पे है, क्योंकि फ़खर ने बहुत अरसा परफॉर्म नहीं किया तो अहमद शफीक को ले गए। लेकिन बहरहाल अब आज जो मैच हुआ, जिस तरह की विकेट पे हुआ है ना माविश, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर किसी ने भी ज़रा सी भी क्रिकेट खेली हो ना ज़िंदगी में, तो उसको गुस्सा चढ़ रहा होगा, क्योंकि जिसने भी कभी सीधे बल्ले से खेला उसको पता है इस विकेट पे आउट नहीं हो सकता आदमी, या कम और पहले 10 ओवर जो थे पाकिस्तान के, अगर हो सकता है, मैं बुढ़ापे में मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे तो कोई 1 मिलीमीटर भी बॉल स्विंग होती हुई नजर नहीं आई, ना अपना कट होती हुई नजर आई है। तो बिल्कुल एक हाइट पे आ रही है, एक उस पे आ रही है, लेंथ वही है, लाइन वही है, और हम उस तरह की विकेट पे नहीं खेल सके। और फिर जैसा इंडियंस ने बैटिंग की, यानी आपने देख लें कि उन्होंने किस तरह से खेला था और हमारे प्लेयर्स किस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे। सो जमीन आसमान का फर्क है दोनों टीमों में। द बेटर टीम वन, एंड द बेटर टीम वन विद अ बिगर मार्जिन, द बेटर टीम वन विद अ, बल्कि आज इंडिया जो है ना, वो मेरा ख्याल है आज उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो ये नहीं होगा कि हम जीत गए, हम बड़ा अच्छा जीते, वो कहेंगे कि हम इससे ज्यादा मार्जिन से क्यों नहीं जीते। आज वो अपनी टीम से ये बातें पूछ रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस हमारी टीम ने दी, मुझे भी इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं पता, डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेकिन जब मैं यंगस्टर था तो हमारे जो क्लब की टीम्स होती थी, और सिर्फ मैं लाहौर के क्लब्स का आपको बता रहा हूँ, मैं बाकी मुल्क के क्लब्स का नहीं कह रहा, यूनिवर्सल है या हमारे और वो ये PNT जिमखाना था, या और जिमखाना, कैंट जिमखाना, और ये मॉल टाउन ग्रीन्स, ये सारे जो क्लब्स थे ना, इन क्लब्स की इंडिविजुअल टीमें भी ये परफॉर्मेंस दे सकती थी, बल्कि शायद इसे बेहतर ही दे देती। इतना इतना टैलेंट था पाकिस्तान में, इन लोगों को नजर नहीं आता। इनके स्पॉन्सरशिप्स ही नहीं खत्म होती, इनके एड्स ही नहीं खत्म होते, इनके पैसे ही नहीं खत्म होते, इनकी अदाई नहीं खत्म होती, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं खत्म होते। लीग टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं तो ये बाहर सारे खेल रहे होते हैं, पूरी तरह फिट होते हैं,
पाकिस्तान में टूर्नामेंट होता है या पाकिस्तान के मैचेस होते हैं तो ज़रा से अनफिट हो जाते हैं फौरी तौर पे। आज भी शाहीन अफरीदी मुझे तो 100% फिट नहीं लगता। आई मीन आई डोंट थिंक ही इज 100% फिट, ही इज ट्राइंग टू बी बट ही इज नॉट। आपके पास स्पिनर ही कोई नहीं था, आपके पास कोई सीमर नहीं था मिडिल ऑर्डर का। वो आरिस रऊफ ठीक है, वो हर मैच में तो नहीं परफॉर्म कर सकता हर बंदा, लेकिन यह है कि on the whole it was not a bad performance, it was a pathetic performance and you know it was no performance तो इंडियंस की थी। हम तो स्पेक्टेटर्स थे बीच में जो भाग रहे थे उनके साथ। दैट इज व्हाट वी वर डूइंग। आपके ख्याल में आने वाले मैचेस में हमें क्या तब्दीलियां करनी पड़ेंगी? हमें पूरी टीम फेंक देनी चाहिए, तब्दील कर देनी चाहिए, तो गटर में फेंक देनी चाहिए। जिस तरह ये खेले हैं, ये क्रिकेट नहीं है महावेश, ये क्रिकेट नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रीट वाइज गेम है और ये कोई नहीं, फिक्र ना करें, ये जल्दी आ जाएंगे। इनको क्या बुकिंग अपनी सीटें वापसी की जल्दी करा, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं चलेंगे। अब इसके बाद आप कितना को पिक करेंगे? आप हॉलैंड को हराने में आपको अजाब हो गया था, हॉलैंड ने आपके ऊपर इतना स्कोर मार दिया था, तो वही एक वेकअप कॉल होनी चाहिए थी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के लिए। नहीं समझ आई इनको। सर अब थोड़ा सा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से बात कर लेते हैं। सर जुनैद सफ्दर की साबका बीवी के हवाले से कुछ फेक खबरें फैलाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी तलाक का जिम्मेदार अपनी सास यानी मरीम नवाज को ठहरा दिया। सर सियासत में हम इस हद तक क्यों गिर जाते हैं कि हम पर्सनल लाइफ को? आपने देखा है कि ये पीटीआई के ट्रोल्स हैं, वो मैंने देखा है, एक दो फेसबुक पे मुझे किसी ने भेजे और एक दो और, वो पीटीआई के ट्रोल्स हैं जो ये कर रहे हैं। और इतनी घटिया बात है। मेरा मतलब है कि अगर कोई डिवोर्स होती है ना किसी खानदान में, तो दो खानदान जो है ना उसको, वो बेचारे, उनके लिए एक बुरा दिन होता है और बुरा टाइम होता है, और दोनों जो हैं उसको डील कर रहे होते हैं। और एक दिन में तो नहीं तलाक होती ना, तलाक तो अगर होनी होती है तो फिर वो बड़ा टाइम लगता है उसको, एक सीरीज होती है इवेंट्स की, उसके बाद जाके आदमी डिसाइड करता है। आदमी को अपने घर वालों से बात करते हैं, दूसरे घर वालों से बात करते हैं, दोनों फैमिलियां बैठती हैं। हमारी ये अमेरिका की सोसाइटी तो नहीं है ना कि सोचा और आपने डिवोर्स हो गई। तो आप इस तरह के कमेंट्स करके आप दोनों फैमिलियों को कितनी तकलीफ पहुंचा रहे हैं, आप उन बच्चों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। यार उन्होंने कोशिश की अच्छी जिंदगी गुजारने की, अल्लाह को नहीं मंजूर था, नहीं हो सका। सो आई मीन, और नाम ले लेके कह रहे हैं कि जी उसकी साहब का बीवी ने ये कहा, वो कह रही है सास ने ये कहा, वो फलां ने ये कहा। यानी झूठ की भी एक हद होती है और पॉलिटिक्स की भी एक हद होती है। मैं मरियम नवाज का वोटर नहीं हूँ, लेकिन एज अ फादर, एज अ पेरेंट जिसके अपने बच्चे हैं, आई फील बैड फॉर द पेरेंट्स, आई फील बैड फॉर द कपल, आई फील बैड फॉर द फैमिलीज। अल्लाह किसी के बच्चों के साथ ऐसे ना करे। और उसके बाद ये जो सोशल मीडिया पे गन चल रहा है, ये तो आप प्रॉपर बता रहे हैं कि हम कितने गिरे हुए लोग हैं, हमारी अक्कासी किस टाइप की हो रही है। सर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब के किसी भी शाही खानदान से नहीं मिल सके, आपको क्या लग रहा है, क्या वजह है? वजह मियाँ साहब को समझ आ जानी चाहिए, मियाँ साहब को पता चल जाना चाहिए कि उनकी क्या वैल्यू है, उनका ख्याल तक। देखिए एक बात समझ लिया आप, मुझे ना कल एक नून लीग वाला कह रहा था कि जी मियाँ साहब आएंगे ना तो हालात बदल जाएंगे। मैंने कहा उन पर कौन सी गिद्दड़ सिंगी? कहता कुछ तो। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा जब वो खुद वजीर आजम थे, उन्होंने क्या किया? उस बाद शाहिद खाकान थे, वो भी उन्हीं के बनाए हुए वजीर आजम थे, उसको बता रहे थे वो गिद्दड़ सिंगी। 2 साल उसके भाई हुकूमत करते रहे और इसाकडार फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको वो गिद्दड़ सिंगी बता रहे थे कि ये कर लो तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। खुद आने का ही क्यों है कि मेरा भाई तक फेल हो, मैं जब आऊंगा तो मैं अपना ठीक कर दूंगा। तो ये तो मुझे समझ नहीं आई ये बात। मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब को आहिस्ता आहिस्ता रियलाइजेशन हो रही है कि वो कोई ज़्यादा काबिल कबूल नहीं। और इस वक्त जो मिडल ईस्ट के हालात है महादेश, आपका ख्याल है कि वो इसराइल और हमास और फ़लस्तीन को छोड़कर वो परवाह करेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ को न्यारी कम मिर्चों वाली देनी है, ज़्यादा मिर्चों वाली देनी है? उनको ये उनको टेंशन होगी इस वक्त। सवाल इन पर दे डोंट हैव द टाइम फॉर इट। और मैं आपको पहले कहा था कि यूएई में भी इनकी मुलाकात नहीं होगी, टेंशन ना लें मोहम्मद बिन जायद वगैरह से। मैंने पहले ब्रेक की थी ये न्यूज़। बिल्कुल बिल्कुल। सर पाकिस्तान आ रहे हैं वो? मैं रोज आपसे कंफर्मेशन, मैंने आपको कहा 19 तारीख की शाम को आपको बताऊंगा कि वो आ रहे हैं। सही है।
सर सोशल मीडिया जो है वो गज़ा में इसराइली मज़ालिम दिखाने वाले पेजेस को बंद कर रहा है, जबकि इसराइल के हवाले से मतलब पूरी सपोर्ट हासिल है, इसराइल की चीज़ें प्रॉपर दिखाई जा रही हैं। सर इन्फॉर्मेशन की जो जंग है वो कितनी ज़रूरी है, ये हमारे मुसलमान ममालिक कब समझेंगे? नहीं समझेंगे। हमारे मुसलमान ममालिक तो आज तक एक अपना बैंक नहीं बना सके कि वर्ल्ड बैंक की तरह। पहली बात है मुसलमान ममालिक की तो वैल्यू नहीं है ना, अरब कंट्रीज़ की है ना। अब वो जो अरब ब्लॉक है वो अरब ब्लॉक कहते हैं, अरब वर्ल्ड कहते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड तो नहीं कहते वो। यानी पूरी दुनिया में 2.25 बिलियन मुसलमान हैं, हमारा कोई बैंक नहीं है, एक मुस्लिम बैंक। हमारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जिसमें एक दूसरे को सपोर्ट हो या उसके ट्रेड के लिए या उसकी फूड सिक्योरिटी के लिए या और चीज़ों के लिए, या उनको सस्ते दामों पे तेल मिल रहा हो या कुछ गैस मिल रही हो। हर एक अपना अपना मुनाफा ले रहा होता है उसमें। तो एक दिन एक एक करके सारे मरेंगे इस तरह माविश, जब आप इकट्ठे नहीं बिल्कुल, होते हैं ना और आप अलग होते हैं। ऐसा तो ही फिर है, आप समझते हैं कि सिर्फ वो मर रहा है, वो नहीं मरेगा, उसके बाद आपकी बारी है, उसके बाद दूसरे की ऐसा बारी है, ही उसके है, बाद तीसरे की बिल्कुल, बारी है। तो फिक्र ना 100%। करें, सबका हाल बुरा होना है। हाँ। सर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन जो हैं वो मिशन पर हैं, वो फ़लस्तीनी सदर, उर्दन के शाह और कतर के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातों के बाद अब सऊदी अरब पहुँच गए हैं। आपको क्या लग रहा है अमेरिका कोई किरदार अदा कर पाएगा? कर तो रहा है ना। देखिए कर पाएगा या नहीं, वो अपनी अपनी ताईं कोशिश तो कर रहा है ना बहुत ज़्यादा। हम लोग क्या कर रहे हैं? हमसे तो स्टेटमेंट्स नहीं दी जा रही। हम तो एक हल्का-सा मुतालबा कर दिया कि यूनाइटेड नेशंस इसके ऊपर इसका नोटिस ले। यूनाइटेड नेशन क्या नोटिस लेगा? उसको फंड कौन करता है? जो हुँ, ममालिक करते हैं वो उनके लिए नोटिस लेगा। वो आपके हुँ, कहने पे तो नोटिस लेना होता तो कश्मीर पे ले लेता। 70 साल हुँ, से तो कश्मीर पे नोटिस नहीं दिया, अब आपके कहने पे फ़लस्तीन पे नोटिस ले ले वो। तो हुँ। मुस्लिम कंट्रीज़ एक दूसरे को फ़ोन कर रही हैं। आपके जो सारे लीडर्स हैं, वो दौरे कर रहे हैं और वो इज़राइल नहीं कर रहा, उसके बिहाफ़ पे कर रहे हैं। तो आप खुद हिसाब लगा लें इससे कि कौन सिंसियर है अपनी कॉज़ के साथ। आपको पता चल बिल्कुल। जाएगा आप अपनी कॉज़ के साथ सिंसियर हैं भी कि नहीं। सर मियाँ साहब के लिए वापसी पर एक और मुश्किल खड़ी हो गई है, जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई थी और नाअहली जो है वो 5 साल के लिए की गई थी, उस तरमीम को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। आपको क्या लग रहा है मियाँ साहब के लिए और मुश्किलात खड़ी होंगी वापसी पे? वो मैंने जो 19 तारीख आपको कही थी, मैंने आपको यही कहा था कि 19 तारीख को उस पे डिसीज़न आ सकता है और ये हुँ, पहले भी केस चल रहा है और इस पे जाते-जाते मेरा ख्याल है उमरता बंदयाल साहब जो हैं चीफ जस्टिस पुराने, वो एक हुँ, रूलिंग दे चुके हैं कि ये ताहियात है, तो हुँ। ये 5 साल की नहीं है। तो अगर उस दिन ये आ गया कि जी ताहियात है, तो फिर मियाँ साहब की सारी उम्मीदें दम तोड़ देंगी। तो लेट्स वेट टिल द 19th और उस फैसले का वेट कर लेते हैं, पता चल जाएगा। सर अलीमा खान जो हैं वो आजकल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुई हुई हैं सियासत में, कोर्ट भी वो रोज़ की बुनियाद पर जा रही हैं। खान साहब की जगह कहीं पार्टी की सदारत वो तो नहीं लेने लगी? अलीमा खान ने पार्टी से फ़ायदा तो उठाया है ना और उनके बिज़नेस भी चमका है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस वक़्त अभी तो फाइनल लड़ाई होनी है अलीमा की और बुशरा की, क्योंकि दोनों पार्टी को हेड करना चाहेंगी और चाह रही हैं और दोनों अपने आप को पुश कर रही हैं, प्रोजेक्ट कर रही हैं उस तरह से। दूसरी तरफ सदर आरिफ अलवी साहब हैं, वो पार्टी के हेड होना चाहते हैं। तो ये अभी जूतों में दाल बटनी है, फ़िक्र ना करें, अभी तो और लड़ाइयाँ होनी हैं। मैंने आपको पहले बता चलें, दिया था। ठीक है मुबशर साहब देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।